हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। ठीक है, तो जब कभी भी हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसके जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हमको जानना जरूरी है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कई बार जो है यूपी पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिला है कि वो जो है ऐसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऐसे लिख देता है और उसके ईयर्स को दे देता है मैच करने के लिए। तो ये इस समय ट्रेंड ही चल रहा है कि जो है या तो वो सर्सन रीजन के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और उसके बाद जो है मैच द फॉलोइंग के इस तरह के क्वेश्चन जो है आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो हमको जो है इसको देखना है और लर्न भी करना है, साथ साथ जो है हम इसको लर्न करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी देश को चलाने के लिए जो है एक जो है दस्तावेज होता है। ठीक है, जिसके अनुरूप ही उस देश को चलाया जाता है। सिंपल सी बात ही है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो नियम होते हैं कि कैसे जो है सरकार को चलाना है, उन इसमें जो है वो सारे के सारे जो है नियम जो है रखे गए हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, किसी भी देश के संविधान या शासन को मूलभूत आदर्शों को संकेत मिलता है और इसमें ये बताया गया कि सरकार के कौन कौन से अंग हैं और किस प्रकार से जो है आपस में जो है एक सहयोग से हार्मोनियस जो है सामंजस्य बिठाते हुए जो है वो सरकार का जो है संचालन करेंगे। ठीक है, ये भी याद रखना, चाहे उनके पावर को लेकर के हो, ठीक है, चाहे उनके रिलेशंस को लेकर के हो, जो संबंध है, चाहे केंद्र का राज्य का हो या एक राज्य का दूसरे राज्य से हो। ठीक है, इन सभी चीजों को जो है यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली भले ही इनमें है सारा चीजें, सबको पता है कि संविधान जो है सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। ठीक है, और उसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, उसकी जो बुनियादी ढांचा क्या है, ठीक है, उसको भी ये बताता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जनता शासित होती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है इसके अंतर्गत जो क्या होती है, जनता के द्वारा जो है ये शासन होता है। ठीक है, और जनता ही लोगों को चुन करके जो है और केंद्र में जो है भेजती है, राज्य में भेजती है। ठीक है, तो ताकि जो है वो लोग उनके जो संबंधित जो कार्य हैं, जो सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, उनमें जो है वो जो है योगदान कर सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा है, किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वह किस प्रकार की सरकार है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला जो अगर ये कहा जा सकता है, राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। ठीक है, राष्ट्र जो है, ये जो संविधान है, राष्ट्र के शासन की जो भी रूपरेखा है वो तैयार करता है। देखो, संविधान में जो है क्या होता है, फंडामेंटल लॉ है, उसमें फंडामेंटल राइट्स वगैरह दिए गए। तो ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल लॉ है, आधारभूत आधारभूत जो है विधि है जो जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को जो है क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखो, भारत का संवैधानिक विकास अगर हम देखें तो यहाँ पे कैसे कैसे, यानी कि देखो जो इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्रम वाइज कैसे कैसे जो है विकास हुआ, उन चीजों को हम देखेंगे करके, और हर एक एक्ट को भी हम देखेंगे उसमें क्या प्रावधान थे, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, अब भले ही वीडियो जो है ये लंबा जाए, लेकिन इसको हम 2 पार्ट्स में कर देंगे, 2 से 3 पार्ट्स में, लेकिन सभी चीजों को जो है हम एक एक पॉइंट्स को जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, भारत का जो संवैधानिक विकास का इतिहास है, अगर देखा जाए तो इसे 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। देखो क्या होता है कि भारत के पास पहले कोई संविधान नहीं था। ठीक है, तो अंग्रेज ऐसा नहीं है, अंग्रेज आए, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी हम लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी अच्छाइयां भी छोड़ के गए। ठीक है, तो उन सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले देखो क्या होता है कि अगर हम संवैधानिक विकास को देखें तो इनको 2 चरणों में जो है इसको पढ़ा जाना चाहिए। पहली बात तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, ठीक है, तो उसके दौरान जो संवैधानिक विकास हुआ। ठीक है, दूसरा जो है ब्रिटेन की सरकार यानी कि क्राउन के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास हुआ। तो 2 अलग अलग चीजें यहाँ पे मैप के माध्यम से समझते हैं। देखो यहाँ पे भारत के संविधान के विकास की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया
ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ है और दूसरा जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। देखो सबको पता है कि जो है 1600 जो है ईस्वी में जो है क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। तो उसकी उसके बाद जो वहां से जो है फिर, अब तो सबको पता है कि जो है पुर्तगीज पहले आए थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे सब लोग आना स्टार्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्या किया कि जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में स्टेब्लिश किए, ठीक है। और जब स्टेब्लिश किए भारत में, तो फिर उसको चलाने के लिए भाई जो है ब्रिटेन की जो महारानी थी, ठीक है, उनके द्वारा अलग अलग कंपनी को चलाने के लिए रूल्स बनाए गए, ठीक है। तो उन सभी रूल्स के रूल्स कहीं ना कहीं जो है कि भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भी हेल्प करने लगे, ठीक है। जिस रूल से वो कंपनी चलाते थे, वो भारत को भी उसी हिसाब से रेगुलेट करने लगे, ठीक है। भारत की मशीनरी को भी रेगुलेट करने लगे। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से डिवाइड किया गया, फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है क्या संवैधानिक विकास किए। सबसे पहले तो देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, तो यहाँ पे टोटल जो है 6 पार्ट्स में ही विकास किए गए। सबसे पहले दो तो याद कर लो, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है। तो दो तो ऐसे ही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से जो है कम से कम ये चार, कम से कम मतलब क्या, चार ही हैं, ठीक है। तो चार चार्टर जो है, चार्टर एक्ट लेके आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। एक तो 1793 का था, दूसरा 1813 का था, तीसरा 1833 का था, चौथा 1853 का था। सब में अगर देखा जाए तो 20-20 यानी 20 इयर्स का गैप है, देख लो। देखो सबसे पहले जब यहाँ पे चार्टर एक्ट आया 1793 में, तो 20 साल बाद जो है चार्टर एक्ट 1813 आया, ठीक है। फिर 20 साल बाद जो है दूसरा चार्टर एक्ट 1833 का वाला आया, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है 1853 का आया। तो टोटल यहाँ पे कितने ही 4 चार्टर एक्ट हैं जो 20 साल के अंतराल पर जो है ये लाए गए, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको याद हो गया, कि फिर से बता दे रहा हूं कि जो संवैधानिक विकास हुए हैं दो चरणों में जो है हुए हैं। पहली एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई उसके अंतर्गत जो है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है संवैधानिक विकास, ठीक है। दूसरा जो ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत विकास। तो पहले वाले में हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, ये दो एकदम रट जाओ, ठीक है। चार्टर एक्ट एक 1793 का है, दूसरा 1813 का है, तीसरा 1833 का है, 1853। एक चार्टर एक्ट याद करना, 20-20 उसमें जोड़ते जाना, तो टोटल जो है चारों का मतलब 3 का और एक्स्ट्रा निकल के चला गया, ठीक है। अब देख लेते हैं ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत जो है, तो देखो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1858 का है, ठीक है। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 का है, भारत परिषद अधिनियम दोबारा है 1892 का है। फिर तीसरी बार जो भारत परिषद अधिनियम जो है लेके आया गया 1909 में। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1919 का, भारत शासन अधिनियम 1935 का, देन जो है 1947 का, ठीक है। अब देखो हमको याद करना है कैसे, अब इसको भी तो हमको याद करना है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे तो कम से कम जो है, देखो एक भारत शासन अधिनियम यहाँ पे है, उसके बाद दो यहाँ पे हैं, 3 भारत शासन अधिनियम है, और जो है यहाँ पे 3 परिषद अधिनियम है। तो पहले काम करो, पहले यहाँ से देखो भारत शासन अधिनियम पहले वाला तो याद ही कर लेना 1858 का, उसके बाद 3 भारत परिषद अधिनियम याद करना, ठीक है। इसको एक साथ 1892, 1909, 1919 तीनों याद कर लो, ठीक है। अब आता है भारत शासन अधिनियम, ठीक है। जो है भारत शासन अधिनियम जो है 1919 का है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बता दिया यहाँ पे। यहाँ पे जो है भारत परिषद अधिनियम 2-3 है, ठीक है। एक 1861 का है, दूसरा 1892 का है, और तीसरा 1909 का है, ठीक है। और बाकी के जो दो हैं यहाँ पे 1919 का एक भारत शासन अधिनियम है, और दूसरा 1935 का यहाँ पे, और फिर आ जाता है स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। तो ये क्रम है। अब एक एक कर को जो है हम डिस्कस करेंगे कि आखिर में क्या क्या चीजें थी। तो कहा गया कि देखो भाई, भारत में ब्रिटिश जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए, ठीक है। उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है वहां की जो है ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, ठीक है। तो उनके द्वारा जो है चार्टर जो है चार्टर द्वारा जो है उन्होंने क्या किया, व्यापार को विस्तृत करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए जो है उन्होंने बनाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है,
ये कह रहे कि यहाँ पे कंपनी जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्य तक ही सीमित थे, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जो है सिविल जो है राइट्स मिल गए, और इसके साथ ही भारत में कंपनी के क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें 1858 की, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, शासन तो पता ही है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है उस समय शासन था। तो वहां पे क्या हुआ कि ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र, ठीक है, कंपनी चार्टर लेके आती थी, जिसके अनुसार जो है वो कंपनी को कंट्रोल करती थी, नियंत्रित करती थी। ठीक है, तो कंपनी के शासन को नियंत्रण करना, फिर धीरे धीरे जो है फिर वो भारत को भी नियंत्रित करने लगा। ठीक है, तो वैसे ही इसके विकास होने का क्रम रहा। अब आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखो ये जो है संवैधानिक जो विकास का एक महत्वपूर्ण कदम रहता है रेगुलेटिंग एक्ट का। ठीक है, तो इस एक्ट में जो है ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है। उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, उनके द्वारा एक गोपनीय समिति की सिफारिश पर जो है 1773 में जो है ये एक्ट पारित किया गया, जिसे जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नाम दिया गया। ठीक है, ये भी याद रखना। अब इस अधिनियम में क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत की कंपनी के अधीन रहते हुए शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को निजी मामला नहीं माना जा सकता है। ठीक है, यानी ये कह दिया कि देखो भाई, अगर हम ये रेगुलेटिंग एक्ट बता रहे हैं तो ये नहीं कि उसमें बताया कि मेंशन कि कैसे जो है कंपनी के अधिकारियों को रेगुलेट करना है। तो इसमें ये लिखा गया कि केवल शासन में केवल कंपनी के अधिकारियों को ही तक सीमित नहीं माना जा सकता है। ये जो है पूरी भारत पर कानून बनाने का जो है एक अधिकार देती थी, यानी ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने और निर्देश देने का पूरा अधिकार था। ये सोच लो। अब कंपनी के प्रशासन की देख रेख करने के लिए जो है इंग्लैंड की दो संस्थाएं थी। एक तो निदेशक मंडल था जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे, दूसरा जो हित धारकों का मंडल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स होते थे। तो दो वहां पे जो है देख रेख करने के लिए शासन के दो मंडल होते थे। तो क्या हुआ कि यहाँ पे इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा, ठीक है, कि उसकी सहायता के लिए जो है 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया जाए। ठीक है, और पहले गवर्नर लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग, ठीक है, सबको पता है कि लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग थे सबसे पहले गवर्नर। ठीक है, इसके द्वारा मद्रास, बंबई और बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके द्वारा जो है एक्ट के द्वारा जो है मद्रास, बंबई और के गवर्नर, ठीक है, यानी इन दोनों के गवर्नर जो है पहले अलग अलग हुआ करते थे, अब जो है बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। ठीक है, यानी ये दो गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, इनके द्वारा ही काम जो भी किया जाएगा वो इनके जो है आदेशानुसार ही वो रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1700 ये इंपॉर्टेंट है भाई। 1774 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, यानी कि 3+1 का जो है वहां पे कॉन्सेप्ट रखा गया। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 जो है अन्य न्यायाधीश होंगे, ये बताया गया 1774 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो, सर एलिजा इम्पे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय, यानी कि ये कलकत्ता में स्थापित हुआ था, और उस समय जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, जो कंपनी के लोग थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या कहते, उनको जो है बैन लगा गया कि भाई वो क्या करते थे, देखो ईस्ट इंडिया भाई, वहां से ब्रिटेन की जो है गवर्नमेंट ने जो है इनको यहाँ पे कंपनी लगाई व्यापार करने के लिए, वहां पे जो है खुद जो है लोगों को जो है वहां से लेके आई। ठीक है, कर्मचारियों को। अब यहाँ पे देखिए कर्मचारी की, भारत में तो भाई इतनी पहले भी तो मान लो शिक्षा का अभाव था, दूसरी बात जो है धन धान्य तो बहुत ज्यादा थे। ठीक है, अब वो सब अपना खुद व्यापार, निजी व्यापार करने लगे। ठीक है, अलग अलग चीजें जो है लेके आते थे, तो कंपनी घाटे में जाने लगी। तो उसके बाद जो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, और उसके बाद उसमें बताया कि भाई देखो, तुम लोग अपना जब कंपनी का काम कर रहे हो तो तुम प्राइवेट क्यों काम कर रहे हो, तुम अपना निजी व्यापार मत करो। ठीक है, तो इसमें मना किया गया कि कोई, और दूसरी बात है कि भारतीयों के द्वारा कोई गिफ्ट उफ्ट दिए मतलब लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये भी काम यहाँ पे जो है मना ही किया गया था इस एक्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, तो ये कब का है, 1784 का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कह रहे हैं कि अधिग्रहित भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के
स्वामित्व के दावे का पहला संवैधानिक दस्तावेज था, यानी कि जो है ये पहला जो है संवैधानिक डॉक्यूमेंट था जो ब्रिटिश ताज का अधिकार रहेगा भारतीय राज्य क्षेत्र पर। ठीक, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। अब इस एक्ट के को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ठीक है, विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये भी याद रखना। इसीलिए जो है इस एक्ट का नाम भी देखो क्या पड़ा हुआ है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो ऐसे याद कर लेना, पिट से याद करना, उस समय जो है प्रधानमंत्री तत्कालीन थे विलियम पिट, तो फिर इसी के नाम से पड़ गया जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इस एक्ट की माध्यम से मुख्य बातें क्या थी, व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों को अलग कर दिया, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो व्यापारिक जो चीजें थी और प्रशासनिक चीजें थी उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों को हाथ में पहले की तरह रखते हुए राजनैतिक जो क्रियाकलाप थे जैसे सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधित, उनके कंट्रोल और सुपरविजन से रिलेटेड था। इसको लेकर के जो है 6 सदस्यीय जो है यानी कि 6 मेंबर का जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है की स्थापना की गई। तो वो कौन सी यहाँ पे आप देख सकते हो 6 नियंत्रण जो मंडल है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे पहले तो देख सकते हो यहाँ पे चांसलर ऑफ एक्सचेकर है, दूसरा राज्य सचिव है और 4 सदस्यीय काउंसिल के लोग हैं, प्रीवी काउंसिल के। तो 2 यहाँ हो गए और 4 यहाँ पे प्रीवी काउंसिल के, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, और सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, और इन सब की जो है नियुक्ति करने का और फिर पद से हटाने का यानी कि पदच्युत करने का अधिकार जो है किसके पास रहेगा, सम्राट के पास रहेगा। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ देखो, उसके बाद कहा गया यहाँ पे कि इस प्रकार ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे, पहला कंपनी के निदेशक बोर्ड और दूसरा जो है जो नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। ठीक है, ये कहाँ तक बना रहा, तो ये ज्यादा देर मतलब ज्यादा समय तक नहीं रहा, ये 1858 तक जो है ये स्थिति बनी रही। फिर उसके बाद कह रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे गवर्नर जो ये वाला हिस्सा है वो 4 था, अब इसको कम करके 3 कर दिया गया। सैन्य शक्ति, युद्ध संधि, राजस्व और देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करी, यानी सुपरविजन के लिए इन सभी चीजों का सुपरविजन का जो है राइट्स प्रोवाइड्स करा दिया गया। ठीक है, अधिनियम का महत्व क्या था इसका, तो देखो भारतीय कंपनी की जो अधीन क्षेत्र का यानी कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर देगा। पहली बात तो ये है भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र जो कुछ भी आएंगे वो ब्रिटिश का क्षेत्र वो घोषित कर दिया गया, और उस क्षेत्र में जो है कंपनी के कार्य होंगे, उसके प्रशासन आदि कार्यों का पूरा पूरा कंट्रोल जो है कंपनी के हाथों में रहेगा। देखो धीरे धीरे अब जो है यहाँ पे सब हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, अपना साम्राज्य विस्थापित करेंगे। ठीक है, 1786 का अधिनियम आता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल थे को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय के को निरस्त करने और निर्णय लागू करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। तो देखो ये काम जो है ये दोनों अधिकार किसको मिला था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था। तो ये भी याद रखना किसको प्राप्त था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, कि भाई कौन कौन सी शक्तियां थी, परिषद को नियंत्रण निर्णय को निरस्त करने और लागू करने का जो है इनके पास जो है चीजें थी, और गवर्नर जनरल के प्रधान सेनापति की शक्तियां भी इनको प्रदान कर दी गई थी। चार्टर एक्ट 1794 को देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1794 में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो ये मुख्य मुख्य बातें यहाँ पे इसकी थी। 1813 की चार्टर एक्ट की बात करते हैं। इस एक्ट के द्वारा जो है भारत की कंपनी के व्यापार को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ प्रतिबंधों के साथ अंग्रेज को भारत से व्यापार करने की छूट भी मिल गई कि अंग्रेज जो है भारत से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, किंतु कंपनी जो है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहेगा। ठीक है, भारतीय राजस्व व्यय करने के लिए जो है नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। इस चार्टर में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में जो है सरकार द्वारा बनाई गई विधियों को ब्रिटिश संसद ही अनुमोदित कर सकती है। ठीक है, उनके अनुमति के बिना वहां कोई भी लॉ लागू नहीं होंगी, ये जो है इस एक्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा प्रधान सेनापतियों की जिसकी भी नियुक्ति वगैरह करना है उसके अधिकार किसके पास था, ब्रिटिश क्राउन के पास था।
ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन के पास जो है अधिकार था हटाने का और नियुक्ति करने का। ठीक है। 20-20 वर्षों का जो है ये कार्यक्रम चला। कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए जो है भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व के नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। तो धीरे धीरे ये पता चला कि क्राउन के पास जो है पूरा सॉवरेंटी आ गई थी। ठीक है। इस एक्ट में जो है देखो यहाँ पे शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, कि शिक्षा के जो प्रसार के लिए जो 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया था। ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। तो किसमें जो ये व्यवस्था की गई थी, तो ये चार्टर एक्ट 1813 में ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है। 1833 का देखते हैं चार्टर एक्ट में। यहाँ पे जो है भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। तो यहाँ पे बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। यानी कि इसी अधिनियम में, इसी चार्टर अधिनियम में जो है, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल न कहा, उनको नहीं कहा जाएगा, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में उनको नामित कर दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित होंगी। नागरिक और सैन्य शक्तियां भी इनके पास ही निहित होंगी। ठीक है। पूरे ये कहा गया कि ऐसी सरकार के निर्माण किया जिसमें ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण रहेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि कौन थे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे इनको जो है जो क्या हुआ था यहाँ पे, जो मद्रास बम्बई के गवर्नर को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। ठीक है। प्रशासनिक एक निकाय बन गई धीरे धीरे। अब प्रशासन का भी काम ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया, मतलब यही सब कर रही। ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता रखी, आयोजन किया। ठीक है। ये याद रखना। इस जो चार्टर एक्ट का जो सेक्शन 87 है, वो कहा, उसके द्वारा जो है वर्णित किया गया कि रंग, जाति और धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा में भारतीय किसी भी पद, कार्यालय, रोजगार को वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहीं से ही समता का अधिकार दिखने को मिलता है। ठीक है। यानी कि जो है सीधी सीधी यहाँ पे देखने को मिलता है किसके बारे में, इक्वलिटी के बारे में, जो साफ साफ लिखा है किसी भाई इसमें रंग, जाति, धर्म के आधार पर जो उसका वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त फिर भी कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भाई विरोध करने के लिए कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो फिर इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले, ठीक है, जो है को शामिल किया गया। ये भी याद रखना। विधियों की संहिताकरण, कोडिफिकेशन के लिए जो आयोग गठित किया गया 1834 में, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग की गठन की गई। तो इस एक्ट के द्वारा जो भारत में दास प्रथा के विरुद्ध जो है विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। 1843 में जो है दास प्रथा को समाप्त भी कर दिया गया था। तो ये याद रखना कि जो है दास प्रथा को जो है इसी एक्ट में जो है विधि विरुद्ध घोषित किया, और 1843 में जो इसको हटा भी दिया गया, कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। फिर आता है 1853 का। देखो धीरे धीरे सुधार होते चले जा रहे हैं, फिर नियम बनते चले जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो है अच्छा भी है। ठीक है। क्योंकि भारतीय सुधार में या संवैधानिक विकास का जो है एक कारण बना है। 1853 जिसको कहते हैं 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम, तो 1793 से लेकर के 1853 में ही ईस्वी के दौरान जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में ये अंतिम चार्टर, यानी कि ये चौथा चार्टर एक्ट है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले बात गिना देते हैं, 1793 का है। ठीक है। उसके बाद 1813 का है, फिर 20-20 जोड़ते जाओ, फिर 1853 का जो है 1853 नहीं, यहाँ पे देख सकते हो, मैं पहले ही बता दी हूँ, 1793, 1813, 1833 से फिर 1853 है। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये अलग अलग चार्टर, टोटल 4 चार्टर एक्ट आए। ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषदीय विधायक कार्यों की प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। 12 सदस्यीय जो है विधान परिषद, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। ठीक है। इसके सदस्य को बना, यानी क्षेत्रीय और प्रांतों के प्रतिनिधियों को जो है सदस्य बना करके जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे होगा हम बता देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीटो पावर का भी इस्तेमाल इसी एक्ट में किया गया, तो ये भी याद रखना। जो है अब यहाँ पे देखते हैं
अब कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर जो है फिर भाई पहले सीधी भर्ती हुआ करती थी, अब प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार बनाया गया। ठीक है, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। देखो 1858 ब्रिटिश के भारत शासन अधिनियम का जो है भारतीय जो संवैधानिक विकास है उसमें काफी महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करता है। इसमें जो है ये व्यवस्था किया है कि इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 1857 में भाई विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हुआ थी, इसकी पुनरावृत्ति को फिर से दोबारा ना हो उसको रोकना है। ठीक है, तो ये याद रखना 1857 की क्रांति को फिर से दोबारा ना हो। अब बहुत सारी कारण हैं, हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया में। तो बस इसमें यह जानो कि इसको रोकने के लिए जो ये भारत शासन अधिनियम 1858 लेके आया गया। अधिनियम की विशेषता क्या थी, महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है, अब देखो यहाँ से जो है उनके क्राउन के द्वारा जो संवैधानिक विकास यहाँ पे बनना यानी स्टार्ट हो चुका है। तो गवर्नर जनरल का जो पद था, जो नाम था, उसको बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। तो कब हुआ, भारत शासन अधिनियम 1858 में ही जो है महारानी विक्टोरिया ने क्या किया था, गवर्नर जनरल का जो पदनाम था उसको चेंज करके जो है भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है, और एक तरह से जो है भारत का जो वायसराय है, ब्रिटिश जो ताज है, ब्रिटिश क्राउन है, उसके प्रतिनिधि के रूप में जो है, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में जो है वो कार्य कर रही थी। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय थे। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड यानी नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और एक जो है डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया। तो पता है इसके पहले जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों बने थे, उसको जो है अब इसमें समाप्त करके द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया। तो ये द्वैध शासन प्रणाली का बस इतना ही याद रखना कि कब जो है किस में ये हुआ था, तो इसी में जो है इसको किया गया था। एक नए पद भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का सृजन किया गया। ठीक है, जो पूरी संपूर्ण भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने की शक्ति इसके पास थी। ठीक है, यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य थे जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। उसके बाद हम देखते हैं भारत सचिव, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की सहायता से 15 सदस्यों की एक भारत परिषद यानी इंडियन काउंसिल का स्थापना की गई। ठीक है, इस परिषद का मुख्य कार्य था भारत सचिव को भारत के शासन कार्य में परामर्श और सहायता देना। ठीक है, अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद के राय मानने के लिए जो है ये क्या थे, जो है बाध्य थे। ठीक है, ये भी याद रखना। 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की इस घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों को का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 को, ये भी याद रखना। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। देखो भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या था। ठीक है, इसके जो विकास, संवैधानिक विकास थे, इसके इतिहास के दो कारण थे। पहली बात तो यहाँ पे आया कि भाई सारा जो गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरा नंबर था यहाँ पे प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान कर दिया गया, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो जो प्रांतीय जो परिषद थे, ठीक है, उनको जो है विधि निर्माण की जो शक्ति प्रदान कर दी गई। अब देखो यहाँ पे गवर्नर जनरल की कार्यपालिकी शक्तियों को विस्तार करते समय जो है एक विधि विशेषज्ञ यानी कि 5वें सदस्य को शामिल किया गया, जो विधि निर्माण की शक्ति उसको प्राप्त थी। ठीक है, अगर हम देखें उद्देश्य के लिए तो केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य थे तथा अधिकतम जो है 12 सदस्य नामित किए जा सकते थे। इस नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी थे, ये भी याद रखना। उस समय तत्कालीन जो लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में जो है नवगठित विधान परिषद में निम्नलिखित 3 भारतीयों को नियुक्त किया। तो कौन कौन से हैं,
तो पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव को जो है इन्होंने नियुक्ति किया था। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया था। बम्बई मद्रास के विधान परिषदों का कानून बनाने और संशोधन करने की शक्ति भी प्राप्त थी। इस अधिनियम में उत्तर पश्चिमी सीमांत पंजाब, बंगाल और नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। आपातकाल, देखो यहां से अब अध्यादेश का भी कॉन्सेप्ट आता है। आपातकाल 6 माह तक प्रभावित रह सकता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर गवर्नर जनरल केंद्रीय जो प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा पारित किसी विधेयक पर वो वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो देखो वीटो पावर जो है किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है वीटो पावर, कि अगर कोई जो है बिल है और उसको पास करने के लिए, यानी कि फाइनली रूप से जो है लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है और उसको जो है सिग्नेचर करने के लिए दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास ये वीटो पावर है कि वो चाहे तो उस बिल को साइन नहीं कर सकता। आई मीन कि उसको अपने पास रखे ही रह जाएगा और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो है वो लैप्स कर जाएगा, उसके टाइम पीरियड समाप्त होने के बाद जो है वो खत्म हो जाएगा। तो वो कुल मिला जुला के वीटो का मतलब हुआ कि शांत रह जाना, वो कुछ उस पर जो है अपना जो है निर्णय नहीं दिया, सिग्नेचर नहीं किया, तो इसलिए जो है राष्ट्रपति का ये वीटो पावर है। तो देखो यहाँ भी वीटो पावर है, तो कहीं ना कहीं से यहाँ से प्रेरित है। ब्रिटिश संसद किसी विधि को अस्वीकार कर सकती है, ये भी यहाँ पे दिया है, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1892। अब देखो भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या है, ठीक है। इस माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें 10 सदस्य को गैर सरकारी बताया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया, ठीक है। आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई, ये भी याद रखना। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया इसी अधिनियम में। गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल के द्वारा जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद देखो भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात कर लेते, तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो जो है भारत के वायसराय थे। तो इनके दौरान ही ये सारी चीजें जो है अधिनियम आया। तो लॉर्ड मिंटो ने इस दिन भारतीय इतिहास का युगांतर की घटना कहा था। देखो मार्ले मिंटो सुधार के लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 का था 200 को दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को समाप्त करना, ठीक है। ये था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या था, इस अधिनियम में केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, परंतु प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, दोनों स्तर पे विधान परिषद के चर्चा कार्यों की परिधि बढ़ाया जैसे पूरक प्रश्न पूछना, बजट संकल्प रखना, ये सारी चीजें थी, ठीक है। कार्यपालिका परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एसोसिएशन का जो है इसमें प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान भी किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसको जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, तो वो है लॉर्ड मिंटो, ठीक है। इस अधिनियम में प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात कर लेते हैं। देखो 1919 की इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके इस अधिनियम के जन्मदाता हैं सचिव उस समय थे मॉन्टेग्यू और भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे चैम्सफोर्ड।
ठीक है, जैसे इसमें मार्ले और मिंटो हुआ करते थे। सचिव मार्ले थे इसके पहले वाले में, और मिंटो जो है वो क्या थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है, भारत के। उसके बाद देख सकते हो इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक तथाकथित प्रयास 20 अगस्त 1917 को भारत के सचिव लॉर्ड मांटेगू की ने घोषणा की, जिसमें भविष्य के सुधारों को संकेत किया। तत्कालीन संवैधानिक सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, ये सभी चीजों के बारे में जो है यहाँ पे जिक्र किया गया था। इस अधिनियम के आधार प्रांतों की आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या किया गया, पार्षद कार्यपालिका का एक ऐसा भाग था जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था, तथा दूसरा भाग मंत्रिमंडल था जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के लिए प्रति उत्तरदायी था। द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई विधायिका में उच्च सदन को जो है राज्य परिषद कहा गया, और निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। तो राज्य परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या 60 थी, 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत किए जाते थे। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। केंद्रीय विधानसभा में टोटल 144 सदस्य हुआ करते थे, 104 निर्वाचित होते थे, 40 मनोनीत होते थे, और 3 वर्ष का उनका कार्यकाल था, ठीक है। दोनों की जो शक्तियां थी समान थी, किंतु बजट में स्वीकृति प्रदान करने का जो अधिकार केवल विधानसभा को था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट, द्वैध शासन की स्थापना जो है 1919 में ही किया गया था, ये याद करने वाली बात है, ठीक है। जो प्रांतीय विषयों के दो भाग थे, आरक्षित विषय, राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि से संबंधित, एक हस्तांतरित जो देखो यहाँ पे क्या होता है कि वैसे भी सब में अभी भी ये व्यवस्था है कि ये जो आरक्षित विषय होता है ना, इनको ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ ऐसे पद हैं शासन चलाने के लिए, उसका ट्रांसफर होते रहता है एक सर्टेन टाइम पीरियड पे, ठीक है। आरक्षित विषयों पर गवर्नर अपनी परिषदों के सदस्यों की सलाह करता था, और हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से काम करता था, ठीक है। इस अधिनियम में सांप्रदायिक आधार सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का सिद्धांत भी विस्तारित कर दिया गया था। इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, इंपॉर्टेंट है। इसी जो परिणाम स्वरूप 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट को राज्यों के जो है बजट से अलग कर दिया गया। इसी जो अधिनियम में 1919 के राज्य विधानसभाओं में अपना स्वयं वो बजट को पेश कर सकते हैं, अधिकृत कर सकते हैं, ठीक है। साइमन आयोग जो है 1927 में आप देख सकते हो, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो है भारत आया था, गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करना था साइमन को, ठीक है। इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, अधिकांश भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया, ठीक है। आयोग द्वारा जो 1930 में अपनी रिपोर्ट करके सरकार को सौंपी, इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें थी। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करना और स्वायत्तता प्रदान करना, राज्यों में सरकार का विस्तार किया जाना, सशक्त संघ की स्थापना करना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि देख सकते हो कि इसमें भारत को पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है। तो एक तरह का इसमें क्या था, काफी इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान के विकास के लिए और भारत के संविधान के निर्माण के लिए, क्योंकि अधिकतर जो है चीजें यहाँ से ली गई, ठीक है। तो एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई, ठीक है, और प्रांतीय उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। केंद्र सरकार में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, यानी कि दलित जो जातियां थी, महिलाओं थी, मजदूर वर्ग, सबके लिए जो निर्वाचन में व्यवस्था किया गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, केंद्र हो चाहे केंद्र में संघ लोक सेवा, राज्य में राज्य लोक सेवा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त जो है सेवा आयोग, यहाँ पे स्थापना की गई।
11 राज्यों में से 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था का आरंभ किया, जैसे बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में। ठीक है। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति, रिजर्व बैंक की स्थापना भी किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि कुछ समितियां बनी गई थी। नेहरू समिति के सदस्य थे मोतीलाल नेहरू कांग्रेस संबंधित दल थे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू सचिव थे कांग्रेस के, सर सैयद अली इमाम मुस्लिम लीग के थे, शोएब कुरैशी मुस्लिम लीग के थे, एम एस अड़े हिंदू महासभा, उसके बाद एम आर जयकर हिंदू महासभा, जी आर प्रधान हरिजन, उसके बाद जो हरिजन सभा के सदस्य थे, सरदार मंगल सिंह सिख के, तेज बहादुर सप्रू उदरवादी, और उसके बाद जो है एम एन जोशी श्रमिक संघ के थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, जहां तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप बुरा कहा था। ठीक है, तो ये भी देख लेना। यहाँ पे वर्ष 1973 के चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया। तो मद्रास में उस समय जो है मुख्यमंत्री हुए श्री राजगोपालचारी, जो कांग्रेस दल के नेता थे। बम्बई में बीजी खरे कांग्रेस के, मध्य प्रांत में बीजी खरे और जो है फिर बाद में रविशंकर शुक्ल थे कांग्रेस के, बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश गोविंद वल्लभ पंत कांग्रेस के, उड़ीसा में बी एन दास कांग्रेस के, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में डॉक्टर खान साहब गठबंधन सरकार थी, सिंध में अल्लाह बख्श थे, बाद में फिर बंदे सादुल्लाह खान हुए मुस्लिम लीग के, असम में मोहम्मद सादुल्लाह, बाद में फिर गोपीनाथ बारदोलोई हुए, गठबंधन सरकार थी। पंजाब में जो है सिकंदर हयात खान जो है यूनियनिस्ट पार्टी थी। फिर बंगाल में जो है फजलुल हक जो है मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी के थे। तो इस तरह से जो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है भारतीय संवैधानिक का विकास था। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तथा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।